हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वन शॉर्ट वीडियो ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ये एकदम छोटा सा चैप्टर है, मुश्किल से 3 पेजेस मैंने इसके बनाए हैं। 3 पेजेस से ज़्यादा का कंटेंट नहीं है। और इसे पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि बाहर से आएगा इसके। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसका नाम जो आप देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है और ना कि ब्रेन। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि बॉडी में काफ़ी सारी प्रोसेसेस होती हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी होता है। वहाँ पे ब्रेन ये कंट्रोल करता है कि ये प्रोसेस जो हैं वो होंगी या फिर नहीं होंगी। उस चीज़ को कंट्रोल कहा जाता है। और ये सारी प्रोसेसेस जब सारी एक साथ होंगी तो उनको मैनेज कैसे किया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे ट्रैफिक लाइट लगाई जाती है एक सिटी में ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, तो वो उसको कोऑर्डिनेटेड रखती है पूरे ट्रैफिक को। तो वैसे ही उसका कोऑर्डिनेशन रखना उन प्रोसेसेस का, ताकि वो ओवरलैप ना करें, ये काम भी ब्रेन का या नर्वस सिस्टम का होता है। तो उसके रिगार्डिंग इसका नाम ऐसा दिया गया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो आगे इसकी डेफिनेशन है जो कि क्वेश्चन आने पे आपको लिखनी है, और बहुत ही सिंप्लीफाइड डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच different organs and systems of the body work together smoothly so that body can respond properly to internal and external changes। तो ऑर्गन्स होते हैं और ऑर्गन्स से मिलके बनता है सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें ढेर सारे ऑर्गन होते हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गन्स और जो सिस्टम है बॉडी का वो साथ में काम कर पाते हैं स्मूथली, ताकि वो एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस को सही से रिस्पॉन्ड कर पाएँ बिना किसी ओवरलैपिंग के। और यहाँ पे जो मैंने ऊपर बताया था वो नीचे कंट्रोल की डेफिनेशन है और कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन है। अब यहाँ पे आगे है कि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता किसके थ्रू है। तो ये जो दो चीज़ों के थ्रू होता है, एक है नर्वस सिस्टम और एक है एंडोक्राइन सिस्टम। आपके बुक में जो है वो मस्कुलर टिश्यू लिख रखा है, तो मस्कुलर टिश्यू ही जो है हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से ऐसा लिख रखा है। और आगे जाके क्लियरली एंडोक्राइन सिस्टम की बात की गई है। तो अपने को लिखना यही है कि नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ठीक है, जो कि फास्ट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे कि अगर अपने को अपना हाथ हटाना है कहीं से या फिर किसी को मुक्का मारना है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फास्ट रिस्पॉन्स। एंड देन एंडोक्राइन सिस्टम ये दिखाते हैं स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स। सो इट्स लाइक कि जैसे ग्रोथ हार्मोन है, वो एक हार्मोन है जो आपकी हाइट बढ़ाता है। वो स्लोली काम करता है, ऐसे नहीं है कि रात को आप सोए और सुबह 6 फीट के मिल गए। आपका वो ग्रोथ बढ़ाता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाता है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्योंकि आप 20 या 21 साल तक आप ग्रो करते रहते हो कंटिन्यूसली। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम ऐसे काम करता है। तो इसीलिए किसी की बॉडी में जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो उसको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो चीज़ इतना जल्दी शांत होने वाली है नहीं। आपको अगर वो चीज़ गलत हो गई है, वो अगर वो आपको नेगेटिव में इम्पैक्ट कर रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाके उसको दवाइयों से ही सही करना पड़ेगा, मेडिसिन आपको लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हाउ इम्पल्सेस ट्रेवल। अब हायर क्लासेस में तो आप इसका काफ़ी डिटेल्ड वर्जन पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर आपको नॉर्मली एक छोटी सी बात ही पढ़नी है। जब भी कोई सेंसेशन होती है हमारी बॉडी में, जैसे कि ये अपना पैर है, ये पैर की स्किन है, और यहाँ पे अपने को कुछ गरम गरम लगा है। अभी मान लो कि कोई कोयला लगा है अपने को गरम गरम, अब इस पैर को पीछे करना है। तो होता क्या है कि यहाँ पे स्किन जो है उसको सेंस करती है और स्टिमुलस बनता है, और वो स्टिमुलस जाता है यहाँ डेंड्राइट्स में। ये डेंड्राइट्स हैं। ये जो आप देख रहे हो ये एक न्यूरॉन है कंप्लीट, और इसकी पूरी जो है डायग्राम है। तो न्यूरॉन के ऊपर ये डेंड्राइट्स होते हैं, इनको आप पेड़ की जड़ की तरह मान सकते हो। जैसे पेड़ पानी अब्जॉर्ब करता है नीचे से और ऊपर तक पहुँचाता है, ठीक वैसे ही ये इम्पल्सेस को लेते हैं और ऊपर की तरफ पहुँचाते हैं। फिर इनसे क्या होता है कि इम्पल्सेस ऐसे ट्रैवल करती हैं, और फिर ये एक्सोन के थ्रू होते हुए इस साइड जाती हैं। इस तरीके से ये काम करता है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नर्व एंडिंग। ये नर्व एंडिंग के थ्रू अगले डेंड्राइट में जाती हैं, यहाँ पे और डेंड्राइट होते हैं। ठीक ऐसे ही, ठीक है। ये जो है एक और सेल बॉडी हो गई, ये आपको यहाँ पे सेल बॉडी दिख रही होगी, इसको सेल बॉडी बोलते हैं। यहाँ पे एक और सेल बॉडी हो गई, उसके थ्रू दोबारा जाएगा, यहाँ पे एक और एक्सोन हो गया, इसके आगे जाएगा। तो ऐसे कनेक्टेड होती हैं। ये जो न्यूरॉन है ये फंक्शनल यूनिट होता है आपके नर्वस सिस्टम। अब किसी भी चीज़ की जो फंक्शनल यूनिट है वो उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है के हिसाब से। जब हम घर बनाते हैं तो जैसे ईंट लगाते हैं, वो एक सबसे छोटी यूनिट होती है उस चीज़ को बनाने के लिए। वैसे ही न्यूरॉन जो है वो अपनी बॉडी के नर्वस सिस्टम का सबसे छोटी यूनिट है, इसलिए उसको फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कहा जाता है। अब यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ ये है कि जो नर्व एंडिंग है ये आगे जाके अगले डेंड्राइट से मिलती है। अब ये जो एरिया है, ये जो जंक्शन बनता है यहाँ पे इन दोनों के बीच में, इसको बोला जाता है साइनेप्सिस। ठीक है। और इसके थ्रू जो है वो यहाँ पे इसमें ट्रांसफ़र होता है। पर दिक्कत ये है कि अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसफ़र करनी है
अगले डेंड्राइट में तो कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे तो एम्प्टी स्पेस है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इतनी सी दूर में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं होता। यहाँ पे केमिकल्स के थ्रू ट्रांसमिशन होता है। यहाँ पे केमिकल चेंजेस होते हैं और उसके थ्रू फिर नेक्स्ट में यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पे दोबारा से इम्पल्स जो है जनरेट होती है। तो ये काफ़ी एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है कि जहाँ एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पूरी अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर देती है एंड देन इट गेन्स इट्स फुल आइडेंटिटी अगेन। और ये ठीक वैसी होती है जैसे पहले वाली होती है। दैट इज़ वेरी अमेजिंग कि बिना आइडेंटिटी खोए मैसेज की वो अभी भी ट्रैवल कर रही है। तो ये प्रोसेस होता है एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का ट्रैवल करने का। वो आपके बुक में आपको थ्योरी के फॉर्म में लिखी हुई है, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी। सो ये है वो थ्योरी जो कि आपकी बुक में लिखी हुई है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं और आपको ऐसे लिख के आना है। हाँ, वेरिएशन तो ऑब्वियसली आप कर ही सकते हैं अपनी लैंग्वेज से। कभी ऐसे मत डरना कि हम अपनी लैंग्वेज अपने हिसाब से लिखेंगे तो कुछ हो जाएगा। बस चीज़ें सही होनी चाहिए, तुम्हें बुक का कॉपी पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि तुम 10th में हो और आइडियल तुम्हारे लिए यही होगा, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा करेक्ट और भी चीज़ें हैं, पर वो तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, इसको पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल, the receptors will detect the signal. This information acquired at the end of the dendritic tip of a nerve cell यानी कि न्यूरॉन sets off a chemical reaction that creates an electrical impulse. ठीक है, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी और फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बन जाएगी। दिस इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। ठीक है, अपन जैसे ये चीज़ पढ़ रहे हैं, ये डेंड्राइट रहा, ये सेल बॉडी रही, तो यहाँ से यहाँ आता पहले। तो अपने को ऐसे स्टेप वाइज बताना है इनको। एंड देन अलोंग द एक्सोन टू इट्स एंड, एंड तक जो नव एंडिंग जो आपने देख रखी है वहाँ पे। एट द एंड ऑफ द एक्सोन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। ठीक है, जैसे मैंने समझाया था वहाँ पे केमिकल रिएक्शन ही होते हैं। दीज केमिकल्स अक्रॉस द गैप और साइनेप्स एंड स्टार्ट ए सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन ए डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, जो कि एक्सप्लेन कर दिया। दिस इज a जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्व impulse travel in the body. A similar synapse finally allows delivery of such impulses from neurons to other cells such as muscle cells or glands. अब जब लास्ट में फाइनली सेल आ जाता है या फिर जहाँ भी उसको पहुँचना होता है, जो भी उसका एंड पॉइंट आ जाता है, तो वहाँ पे भी ये सेम ही ऐसा होता है। डायरेक्टली जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं जाती है, केमिकल रिएक्शन ही होता है। सो नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एक्शन। अब इसको थोड़ा सा फील करना ज़रूरी है, नहीं तो तुम्हें एक बेस नहीं समझ में आएगा रिफ्लेक्स एक्शन का। आखिर रिफ्लेक्स एक्शन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? अपने पास दिमाग है, अपन सब जानते हैं, सब कर सकते हैं, तो रिफ्लेक्स एक्शन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? कई बार ऐसा होता है, कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिसके लिए अपन वेल ट्रेंड होते हैं, हमें पता होता है कि क्या करना है उस सिचुएशन में, और हमें बहुत जल्दी डिसीजन लेना होता है। जैसे कि हमें पता है कि ये अपना हाथ है यहाँ पे और ऊपर से कोई धारदार चीज़ इसके ऊपर आ रही है और वो इसको काट देगी, तो झट से इसको पीछे हटाना। अगर यही काम ऐसा हुआ कि पहले ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा, फिर ब्रेन डिसाइड करेगा, फिर हाथ हटाएगा, तो कुछ मिली सेकेंड्स का ही डिफरेंस पड़ेगा, लेकिन वो मिली सेकेंड का डिफरेंस आपको हाथ गंवाने पे मजबूर कर सकता है। इसलिए क्या होता है कि जो स्पाइन है ना, अपनी स्पाइनल कोड, वहीं पे एक ऐसा सिस्टम बना होता है कि जो चीज़ें हमें पहले से पता है कि कितनी खतरनाक है या जिनके लिए हमें फास्ट रिस्पॉन्स है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहीं होती है। तो जो ये रिफ्लेक्स सेक्शन है, ये एक स्पाइनल रिफ्लेक्स होता है। ये एमबीबीएस में क्वेश्चन आता है, तो वो स्पाइनल रिफ्लेक्स होता है। यहाँ पे होता है आपकी स्पाइनल कोड होती है और यहाँ पे कोई भी चीज़ है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, झट से डिसीजन सुना देती है, ऐसे कर। यहाँ पे ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है ऑब्वियसली, क्योंकि कनेक्टेड तो है ही, लेकिन ये मेनली जो काम है वो स्पाइन का ही होता है। और यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। A reflex action is an immediate and automatic response to a stimulus carried out without conscious effort. अब कॉन्शियस एफर्ट तो तब होगा जब दिमाग डिसीजन लेगा। यहाँ तो बस ये स्पाइन डिसाइड करती है। इसीलिए तो जब तुम्हारे मुंह की तरफ कोई मुक्का लेके आता है, तुम साइड होते हो या फिर तुम्हारी आंखें बंद हो जाती है, चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो, तुम आंखें नहीं खुली रख पाते हो जब कोई तुम्हारे आंखों के पास में कुछ लेके आता है, क्योंकि वो एक स्पाइनल रिफ्लेक्स है। स्पाइन डिसाइड करता है कि तुम क्या करोगे, ना कि तुम्हारा दिमाग डिसाइड नहीं करता वहाँ पे। इसलिए जब उसके पास मैसेज आता है, तुरंत बोलता है आंख बंद करो। तो इसीलिए इसको स्पाइनल रिफ्लेक्स बोला जाता है। रिफ्लेक्स आर्क आर formed in the spinal cord itself, although the information input also goes on to reach the brain. तो जब ये सब होता है, तो भले ही ये डिसीजन सुना देता है और वही होता है, लेकिन आपको भी तो पता चलता है कि क्या हुआ है। यानी ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि अभी अभी एक मुक्का आया था, आंख बंद हुई है, लेकिन बस ब्रेन के पास यही सिग्नल जाता है। इन्वॉल्व होता है ब्रेन, लेकिन ब्रेन डिसाइड नहीं करता कुछ। अब ये इसका डायग्राम है, जहाँ पे हमें दिखाया गया है कि कैसे कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है और उसकी वजह से रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इसने टच कर दिया हॉट ऑब्जेक्ट को, ये सेंसरी न्यूरॉन है जो सेंस करता है पहले। ठीक है, अब यहाँ से सिग्नल जाएगा कि भाई कोई गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर दिया है, यहाँ पे पहुंचेगा ये पहुंच गया। अब ये है स्पाइनल कोड, याद रखना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है स्पाइनल कोड, इसलिए सीएनएस लिख रखा है नीचे।
और ब्रेन को भी मैसेज पहुंच जाता है, पर ब्रेन इसमें कोई डिसीजन नहीं लेता। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, नई चीज़ है रिले न्यूरॉन। तो रिले न्यूरॉन एक ऐसा न्यूरॉन होता है जो कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में एज ए ब्रिज काम करता है, उसको रिले न्यूरॉन बोला जाता है, जो कि यहाँ पे साफ साफ दिख भी रहा है। अब यहाँ से जो डिसीजन है वो बन चुका है स्पाइनल कोड से। अब वो डिसीजन इसको सुना दिया गया कि हाथ पीछे करो। अब मोटर न्यूरॉन से ये इधर जाएगा, और अफेक्टर, अफेक्टर उसको बोलते हैं जहाँ पे मोटर न्यूरॉन जो है अपनी इन्फॉर्मेशन है वो छोड़ देता है, भेजता है कि हाँ अब तू तेरा काम कर। जिसको अफेक्ट करता है मोटर न्यूरॉन उसको अफेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे अफेक्टर क्या है, मसल इनाम। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी और हाथ पीछे को खिंच जाएगा। ये यहाँ पे पूरा रिफ्लेक्स एक्शन है जहाँ पे स्पाइनल कोड ने डिसीजन सुनाया है, ब्रेन को बता दिया है, और यहाँ पे एक्शन तुरंत ले लिया गया है। और नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन ब्रेन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्रेन के पार्ट्स की। सबसे पहले आता है फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं वो होता है सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। यहाँ पे होता है थैलेमस, एंड हाइपोथैलेमस जो उसके नीचे का पार्ट होता है उसके लिए उसके हाइपो लगाया जाता है, यहाँ पे मार्क नहीं है। और पिट्यूटरी ग्लैंड भी फोर ब्रेन का ही हिस्सा होती है। उसके बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम होता है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करना, और इसमें होते हैं विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। अब उसके बाद आता है हाइंड ब्रेन, उसमें आपको साफ साफ दिख ही रहा है पोन्स, मेडुला एंड सेरिबैलम। अब ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर जो बड़े वाला हिस्सा है वो है सेरिब्रम, और छोटे वाला हिस्सा है वो है सेरिबैलम, जो कि पीछे की साइड आता है। इस चीज़ में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कंफ्यूज हो गए तो गए काम से। अब इसमें जो मेनली जो ड्राइंग बनाने में दिक्कत आती है उसका मैं सॉल्यूशन बता दूँ। आप ड्राइंग की शुरुआत यहाँ से करना, नीचे से, और फिर ऊपर तक ऐसे 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 करते जाना, और फिर ये बन जाएगा। फिर ये कर लेना और यहाँ पे एक पेड़ उगा देना है, ठीक है। ये एक पेड़ है और ये इसके तने हैं अंदर, उसको आउटलाइन कर देना। ये एक पेड़ उग गया यहाँ पे और ये पीछे चले गए। फिर यहाँ पे एक मछली बना देना ऐसे करके, जो होती है एक मछली, तुम सबने देखा होगा कैटफिश होती है। तो ऐसे एक मछली बना देना, ठीक है। और ये ऊपर वाला ये उसके टोपी लगा देना सर पे। ये बनते ही उसके बाद में आपको ये तो पता ही है, ये तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लकीरें ही करनी है, और ये लकीरें कर देना। उसके बाद में यहाँ पे कवरिंग्स बनानी है, तो स्कल बनाना है। अब ये तो हो गया। अब इसके हर एक एक पार्ट का जो है अपन फंक्शन जान लेते हैं। अभी आपकी बुक से उठाई हुई लाइनें हैं, क्योंकि टेंथ है ये, और टेंथ में आपकी बुक से उठाई हुई चीज़ें ही ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना ठीक नहीं है। एक्स्ट्रा लिखा हुआ टीचर नहीं मानेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो थिंकिंग का काम है फोर ब्रेन का। इट हैज़ रीजन्स विच रिसीव सेंसरी impulses from various receptors. Separate areas of forebrain are specialized for hearing, smell, sight, and so on. There are separate areas of association where this sensory information is interpreted by putting it together with information from other receptors as well as with information that is already stored in the brain. तो जो मेन वॉलेंट्री काम है ना वो फोर ब्रेन ही करता है, जहाँ पे थिंकिंग का काम भी करता है, टेस्ट होता है, हियरिंग का काम होता है, वो सारे काम ये फोर ब्रेन ही करता है। और इसमें एसोसिएशन सेंटर्स होते हैं जो कि आप यहाँ डिटेल में नहीं है आपको, और ना ही आपको पढ़ना है क्योंकि डिटेल में है ही नहीं आपके। एसोसिएशन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे इन चीज़ों को मिलाया जाता है, जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसको मिक्स किया जाता है, और पहले से जो ब्रेन में मौजूद इन्फॉर्मेशन है उसको मिक्स किया जाता है। और उससे जो है ये एक निष्कर्ष पे पहुंचता है कि करना क्या है, ये चीज़ क्या है, ये स्मेल किसकी है, या अपन देख रहे हैं वो क्या चीज़ है, या फिर अब मुझे भूख लग रही है या प्यास लग रही है, मुझे क्या पीना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस के बारे में। Involuntary actions are controlled by midbrain and hindbrain. All these involuntary actions, including blood pressure, salivation, vomiting, are controlled by the medulla in the hindbrain. अब ये मेडुला के फंक्शन है, मेडुला ओब्लोंगेटा के फंक्शन है, क्या है, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वोमिटिंग, ये मेडुला करता है, जो कि है हाइंड ब्रेन में। यानी हाइंड ब्रेन के भी फंक्शन हो गए और स्पेसिफिकली मेडुला के फंक्शन हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट, think about activities like walking in a straight line, riding a bicycle, picking up a pencil. These are possible due to a part of the hindbrain called the cerebellum. It is responsible for precision of voluntary actions and maintaining the posture and balance of body. अब cerebellum का एक चीज़ बता दूँ। सेरिबेलम एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक ऐसा डेटा स्टोर होता है जहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। जैसे बाइक राइड करते टाइम आप एक बार सीख जाते हो तो आपको दोबारा दोबारा उसके ऊपर ध्यान नहीं देना पड़ता। आप गियर भी अपने आप चेंज करने लग जाते हो बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे। वो काम सेरिबेलम का होता है। जैसे स्ट्रेट लाइन में चलना, आपको सीधा सीधा चलना है तो आपको कोई दिमाग पे जोर नहीं देना है। साइकिल चलाने पे कोई दिमाग पे जोर नहीं देना है। एक पेंसिल उठा रहे हो, कोई दिमाग पे जोर नहीं देना है।
ये सेरिबेलम के काम होते हैं, जो कि है हाइंड ब्रेन में, ठीक है, पीछे वाले हिस्से में ब्रेन के। वो बोलता है नाना पाटेकर एक मूवी में कि ये पीछे छोटा दिमाग होता है, इधर नहीं मारने का, तो वो छोटा दिमाग यही है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलेंटरी एक्शंस, यानी आप अगर आप पेंसिल उठा रहे हो तो आप उस एक बार में ही आप उसको उठा ले रहे हो, आप कहीं और उंगली नहीं मार रहे। आप साइकिल चला रहे हो तो एक बार में ही चला ले रहे हो, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो तो आप इधर उधर डोल नहीं रहे हो। जैसे कोई शराब पी लेता है तो उसके सिग्नल्स रुक जाते हैं, इसलिए वो लड़खड़ाने लग जाता है। उसके बाद में एक और चीज़ है, मेंटेन द पोस्चर्स, आपको सीधा खड़ा रहना है, टेढ़ा नहीं रहना है। उसके बाद में बैलेंस ऑफ द बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर इधर लग जाए तो आप बैलेंस नहीं बना पाओगे, या आपको पीछे से कोई मार देता है और उसके ऊपर चोट लग जाती है तो आप इधर उधर गिरते डोलोगे, आपसे कितने भी कोशिश कर लो आप उठ ही नहीं पाओगे। ये बॉडी को बैलेंस रखना में मदद करता है। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कभी सोचा है प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होता होगा? मतलब क्या होता है प्लांट्स में ऐसा? प्लांट्स में तो न्यूरॉन होते नहीं हैं, और प्लांट्स को कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत भी पड़ती है क्या? प्लांट्स जिंदा हैं? यस, वो जिंदा हैं, प्लांट्स आर लिविंग, और उनके अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं जो एनिमल्स में होती हैं, लेकिन काफ़ी डिफरेंट तरीक़ों से होती हैं। वो सांस भी लेते हैं, वो खाते भी हैं, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन भी होता है, उनके अंदर हॉर्मोन्स भी होते हैं। पर वो चीज़ें कैसे होती हैं? वो हिलते भी हैं, छुई मुई का नाम सुना होगा, ठीक है? और उनकी ग्रोथ भी डिफरेंट चीज़ों को लेके होती है। जैसे हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म में वो क्या होता है कि जिस साइड पे पानी होता है उसी साइड उसकी जड़ें बढ़ने लग जाती हैं, ठीक है? तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फोटोट्रोपिज्म होता है, जहाँ सूरज जिस साइड है उस साइड वो पेड़ बढ़ने लग जाएगा। ये चीज़ें होती हैं। तो यानी प्लांट्स भी जो हैं वो इम्पल्सेस को ट्रैवल कर पाते हैं और डिसीजन भी बना पाते हैं। तो वो कैसे होता है वो भी अपन देखते हैं। अब यहाँ पे प्लांट्स ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, बट अनलाइक in animals, there is no specialized tissue in plants for the conduction of information. बात यह है कि ये भी सेम ही केमिकल और इलेक्ट्रिकल मीन्स से इंफॉर्मेशन को इधर से उधर पहुंचाते हैं, पर वो सेल टू सेल होता है। यानी एक सेल है उससे दूसरे सेल में जा रही है। यहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म नहीं है, जैसे अपने पास न्यूरॉन होते हैं, उनके पास कोई न्यूरॉन नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। वो नॉर्मली ही इन्फॉर्मेशन को भेजते हैं। Finally, again, as in animals, some cells must change shape in order for movement to happen. Instead of the specialized proteins found in animal muscles, plant cells change shape by changing the amount of water in them, resulting in swelling or shrinking, and therefore in changing shapes. अब बात ये होती है, जैसे कि अपन लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा था एनिमल्स में, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि मसल्स जो हैं वो अपनी शेप चेंज कर लेती हैं, मसल्स के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, तो वो सब वहाँ पे होता है। लेकिन प्लांट्स में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो कैसे करते हैं? तो इसमें वो लोग क्या करते हैं कि जैसे एक सेल है, ठीक है? ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। अब क्या करेगी, ये एक लीफ है जिसकी साइज़ इनको छोटी करनी है। अब इनमें कॉन्ट्रैक्शन तो होने से रहा, तो ये क्या करते हैं कि इस प्लांट के अंदर पानी बहुत होता है, वो इससे पानी को खींच के पीछे वाले सेल्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं, यहाँ से पानी निकल जाता है। अब ये श्रिंक हो जाते हैं, तो उसकी साइज़ छोटी हो जाती है, फिर ये सेल ऐसे से हो जाते हैं छोटे-छोटे। ये तरीका जो है वो प्लांट्स यूज़ करते हैं अपना मूवमेंट के लिए। जो भी तुम मूवमेंट्स देखते हो प्लांट्स में, वो ठीक इसी तरीके से है। जैसे जेसीबी तुम देखते हो लगी रहती है, तो वो खोदते हैं उसको, उसमें हाइड्रोलिक्स होते हैं। वो क्या करता है कि ऑयल को पुश करता है, उससे वो उसका जो हैंड है जेसीबी का वो ऊपर उठता है। सेम ही चीज़ प्लांट्स में होती है। प्लांट्स में कोई प्रोटीन नहीं होती जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो पानी का यूज़ करते हैं। अब इससे क्या होता है कि इमीडिएट मूवमेंट होता है। तो ये इससे इमीडिएट मूवमेंट होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है। एक और तरीके से भी प्लांट्स मूव करते हैं और वो है बाय ग्रोथ। अब उसमें क्या होता है कि जैसे एक प्लांट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ना है, सपोज कि हम लोग फोटोट्रोपिज्म की बात करते हैं। फोटोट्रोपिज्म में क्या होता है कि एक प्लांट जो है वो लाइट की तरफ बढ़ता है। जैसे यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे सन है, और यहाँ पे एक प्लांट लगा हुआ है इसके अंदर, और वो धीरे धीरे विद टाइम जो है वो सूरज की तरफ बढ़ने लगेगा। इसकी पत्तियां जो हैं, इसकी लीव्स, इसकी स्टेम, वो सूरज की तरफ जाने लगेंगी। इसको फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है, क्योंकि लाइट में फोटॉन्स होते हैं, इसीलिए फोटो और ट्रोपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट। तो इसको फोटोट्रोपिज्म बोला जाता है। पर ये अकॉम्प्लिश कैसे किया जाता है? यहाँ पे एक अजीब सी बात लिख रखी है बुक में आपके, कि जिस साइड प्लांट को मूव करना होता है ना, उस साइड कम ग्रोथ होती है, और जिस साइड मूव नहीं करना होता है यानी मूवमेंट के अपोजिट ग्रोथ ज़्यादा होती है। पर उससे मूवमेंट कैसे पॉसिबल होगा फिर? तो वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये एक रोड है, अब हमें इसे बेंड करना है। हमने इसको बेंड कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये वाली जो साइड थी ना रोड की, ये वाली साइड तो श्रिंक हुई है, ठीक है, और ये वाली साइड थी ना रोड की, ये वाली साइड जो है बढ़ गई है, लंबी हो गई है। तभी ये रोड इधर घूमी है, इधर घूम पाई है। सेम ही चीज़ प्लांट्स में होती है। जब यहाँ पे ज़्यादा सेल डिवीजन होगा, जब यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ होगी, तो ही प्लांट इधर मुड़ सकता है।
यहाँ पे कम ग्रोथ होनी चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ होनी चाहिए, तो ही प्लांट इधर मुड़ेगा। यानी जिस साइड प्लांट मूव कर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ ज़्यादा होती है सेल्स की, तभी ये मूवमेंट पॉसिबल है। अब नेक्स्ट थिंग जो आता है वो होता है जियोट्रोपिज्म। तो जियोट्रोपिज्म होता है प्लांट्स मूवमेंट्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटी के अगेंस्ट भी होती है और विद भी होती है। यहाँ पे एक पौधा टेढ़ा पड़ा है, इधर उसकी स्टेम है और लीव्स हैं, ठीक है, और इधर जो है उसकी रूट्स हैं। अब रूट्स जो हैं वो नीचे की तरफ जा रही हैं और स्टेम और लीव्स जो हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ेंगी। अब क्योंकि तुम्हें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लगता है, इतने पढ़े लिखे तो ही, तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट बढ़ रहा है, तो ये नेगेटिवली जियोट्रोपिक हो गया। और ये विद ग्रेविटी बढ़ रहा है, जिस साइड ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है उसी साइड बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिवली जियोट्रोपिक हो गया। ये बस दो टाइप हैं जियोट्रोपिज्म के। अब यहाँ हाइड्रोट्रोपिज्म में तुम डेफिनेशन देखोगे तो वो है प्लांट्स मूवमेंट ड्यू टू वाटर। अब हाइड्रो से तुम समझ ही गए होगे कि वाटर की बात हो रही है। तो मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं अपन लोग, यहाँ पे कोई पौधा है, ये उसकी जड़ें हैं, ठीक है। अब ज़मीन के नीचे है ये, अब पानी यहाँ पे है नहीं, पानी यहाँ पे है, तो क्या करेंगे, ये जड़ें वहाँ पहुँच जाती हैं उस पानी को लेने के लिए। इसी चीज़ को हाइड्रोट्रोपिज्म बोला जाता है। सो नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज हॉर्मोन्स इन प्लांट्स। यस, प्लांट्स में भी हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे ह्यूमंस में होते हैं, जैसे एनिमल्स में होते हैं। सो अब हॉर्मोन्स कहाँ काम आते हैं, वो ये कि हर जगह इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुँचे ऐसा ज़रूरी नहीं है, और कई जगहों पर काफ़ी टाइम तक कोई एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है। तो ऐसी जगहों पर हर टाइम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुँचाना इज़ नॉट पॉसिबल इन द सेल। सो क्या करा जाता है, हॉर्मोन्स रिलीज़ करे जाते हैं जिनका इफेक्ट जो है वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। एक बार रिलीज़ होते हैं और बहुत लंबे टाइम तक उनका इफेक्ट होता है, स्लो होता है बट काफ़ी असरदार होता है, अपन ने पहले भी बात करी। तो प्लांट हॉर्मोन्स जो हैं वो है ऑक्सिन। सबसे पहले ऑक्सिन क्या करता है कि ग्रोथ ऑफ अपर पार्ट ऑफ द स्टेम या फिर शूट। अब इसमें क्या होता है कि यही वो हार्मोन है जो एक प्लांट को लंबा करता है, यही वो हार्मोन है जो एक प्लांट को सन की डायरेक्शन में मोड़ता है। तो अब एक क्वेश्चन है, ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होगा? एक प्लांट है, उसकी एक तरफ छाया है, एक तरफ धूप है, किस तरफ ज़्यादा प्रेजेंट होना चाहिए? एंड द आंसर इज जहाँ छाया है, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा सेल डिवीजन की, ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है, तभी वो दूसरी तरफ मुड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन इज गिबरेलिंस, ग्रोथ ऑफ स्टेम। जो स्टेम होती है जिसको लंबा करता है, ये स्टेम में ही प्रेजेंट होता है, ऊपर वाले पार्ट का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। जैसे गन्ना है, गन्ने की जो जैसे अलग अलग डिवीजन होते हैं उनको पेड़ियाँ बोलते हैं, तो अलग अलग पेड़ियाँ हैं वो भी ग्रो करती रहती हैं, वो गिबरेलिंस की वजह से होती है। तो गिबरेलिंस का जो है छिड़काव भी करा जाता है, स्प्रे होती है गन्ने की फील्ड में, ताकि गन्ना जो है वो और लंबा हो। उसके बाद आते हैं साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस करते हैं सेल डिवीजन, ये जहाँ भी सेल डिवीजन होगा बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो क्या जहाँ ऑक्सीजन होता है वहाँ भी साइटोकाइनेंस हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अबैसिसिक एसिड। ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है कि जब ग्रोथ रोकनी होती है, आपको मैंने पहले ही बताया था, अगर आपके अंदर हार्मोन इम्बैलेंस हो चुका है तो उसको सही कराने के लिए आपको लेनी पड़ेगी मेडिसिन, क्योंकि एक बार जब हार्मोन का असर शुरू हो जाता है तो वो काफ़ी टाइम में थमता है। इसीलिए प्लांट्स में ग्रोथ को रोकने के लिए ग्रोथ इनहिबिटर भी होता है, जो है एब्सिसिक एसिड। ह्यूमंस में भी होता है ऐसे ही। नाउ आवर लास्ट पार्ट इज हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। और यहाँ पे टेबल दी गई थी जिसको फिल करना था, तो मैंने फिल कर दिया, और ये अकेली टेबल ही तुम्हारे सारे हॉर्मोन्स निपटा देगी। कोई भी क्वेश्चन आएगा हॉर्मोन्स पे तुम उसका जवाब दे सकते हो। ऑल दो हम लोग आगे ज़रूर उसकी डिटेल जो डिस्कशन है वो ज़रूर अपन बात करेंगे जो आपके बुक्स में दिया हुआ है, लेकिन पहले अपन देखते हैं यहाँ पे हॉर्मोन्स। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस के नीचे, और वो एक स्टॉक से कनेक्टेड होती है। जैसे ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, और ये यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये एक स्टॉक होती है जिसके थ्रू कनेक्टेड होती है, और हाइपोथैलेमस जो है यहाँ से रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है। रिलीजिंग हार्मोन का मतलब है कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक ऐसा हार्मोन देता है जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड को पता चलता है कि अब पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन सीक्रेट करना है। यानी अगर ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करना है पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो ऊपर से आएगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। आई नो काफ़ी अजीब सा नाम लग रहा है, पर यही है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से आएगा और फिर यहाँ से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। तो यहाँ से ग्रोथ हार्मोन जो है पिट्यूटरी से रिलीज होता है। इसीलिए यहाँ पे लास्ट में एक ऐसी चीज़ दी गई है जिसका डिस्कशन भी नहीं किया गया है यहाँ पे, जो कि है रिलीजिंग हार्मोन। तो वो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स, ठीक है, जो कि अभी अभी बताया। उसके बाद में आता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो है वो थायरॉइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, नाम से ही पता चल रहा है। रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। मेटाबॉलिज्म पता है क्या होता है? ब्रेक डाउन एंड फॉर्मेशन ऑफ केमिकल्स इन बॉडी। कैटाबॉलिज्म तब बोलते हैं जब केमिकल्स जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं, कैटाबॉलिज्म काट दिया, कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म उसको बोलते हैं जब कोई नया चीज़ बनती है बॉडी में, एक नया केमिकल बनता है प्रोसेस से।
ठीक है, तो ये उसको रेगुलेट करता है। उसके बाद है इंसुलिन, ये पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है। रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, इंसुलिन क्या करता है कि शुगर को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, ये इंसुलिन का काम होता है और ये पैनक्रियाज के अंदर होता है। और अगर ये इंसुलिन जो है ये काम करना बंद कर दे तो आपको हो जाती है डायबिटीज़। उसके बाद है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो है वो टेस्टिस में बनता है। यहाँ पे जो दिख रहा है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, यहाँ पे बस मेल कर देना है और यहाँ पे कर देना है। एंड यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो यहाँ पे कर दे रहा है रेगुलेशन ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। अभी यहाँ पे इतनी जगह नहीं है तो लिख नहीं सकते। तो यहाँ पे आ जाता है एस्ट्रोजन, ये ओएस्ट्रोजन नहीं है, एस्ट्रोजन है और ये ओवरीज में बनता है और ये डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स यानी वजाइना एंड रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड। उसके बाद में एड्रेनलिन, एड्रेनलिन जो है वो एड्रेनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, नाम से पता लग रहा है। अब इसके फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं जो कि हम नीचे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आ नहीं सकते वो फंक्शंस। उसके बाद में रिलीजिंग हार्मोन की अपन ने बात कर ली, अब आगे अपन बात करते हैं सबकी थोड़ी डिटेल में। सो एड्रेनलिन की बात कर लेते हैं पहले। Adrenaline is secreted directly into the blood and carried to different parts of the body. The target organs or the specific tissue on which it acts include the heart. As a result, the heart beats faster. अब ये इसके फंक्शन है, ये क्या क्या असर करता है वो है रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स, इससे मसल्स के पास ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द ब्लड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड स्मॉल आर्टरीज, जैसे आर्टरी है और इसके दोनों साइड में मसल है, जब वो मसल जो है टाइट हो जाती है और बड़ी हो जाती है तो इसको थोड़ा सा सिक्योर देती हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन में कम जाती है। अपन वो स्किन भी बोलते हैं ना कि किसी की स्किन है वो पीली पड़ गई थी, वो ऐसे ही होता है, ऐसे ही पीली पड़ती है वो। दिस डाइवर्स द ब्लड टू अवर स्केलेटल मसल्स, द ब्रीथिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड द रिब मसल्स। अब इसमें क्या होता है कि एकदम इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रेडी हो जाते हो, ऐसा काम करता है एड्रेनलिन। उसके बाद में हम बात करेंगे थायरोक्सिन हार्मोन की, और ये थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, इसके लिए आयोडीन बहुत नेसेसरी होता है। इसीलिए इंडिया में आयोडाइज्ड सोल्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। थायरोक्सिन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन बॉडी so as to provide the best balance for growth. Iodine is essential for the synthesis of thyroxine. In case iodine is deficient in our diet, there is possibility that we might suffer from goiter. One of the symptoms in this disease is swollen neck. ग्रोथ हार्मोन, ये पिट्यूटरी सीक्रेट करता है और ये ग्रोथ को रेगुलेट करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये डॉर्फिज्म को लीड करेगा, यानी आपकी हाइट बढ़ेगी नहीं तो आप डॉर्फ रह जाओगे, और ये आपको जाइंट भी बना सकता है अगर इसकी हार्मोन की सिक्रेशन अगर ना रुके, कोई इंसान 8 फुट का भी हो जाता है। अब दो हार्मोन्स की एक साथ बात करी गई है, वो है टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। सो टेस्टोस्टेरोन होता है मेल्स में, एस्ट्रोजन होता है फीमेल्स में। ये प्यूबर्टी को जब इंसान हिट कर जाता है उसके बाद में ये चीज़ें होती हैं, या फिर बोल सकते हैं इनकी वजह से ही वो होता है। जब ये हार्मोन सीक्रेट होने लग जाते हैं तो क्या होता है, मेल्स में फेशियल हेयर आने लग जाते हैं, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं जैसे कि वजाइना एंड पेनिस, उसके ऊपर बाल आने लग जाते हैं, बॉडी पे अलग अलग जगहों पे बाल आने लग जाते हैं, और फीमेल्स की वॉइस जो वो पतली होने लग जाती है, मेल्स की वॉइस जो वो भारी होने लग जाती है। ये सब इनके इफेक्ट्स होते हैं और ये आमतौर पर 10 से 12 साल की उम्र में आता है। इंसुलिन, इंसुलिन तो पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इंडिया डायबिटिक कैपिटल है पूरी दुनिया का। सो सबसे बड़ा ज़्यादा डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं वो इंडिया में ही हैं। सो इंसुलिन क्या करता है कि जब हम शुगर का इंटेक करते हैं तो इंसुलिन उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब अगर इंसुलिन ना रहे तो वो शुगर कभी डाइजेस्ट नहीं होगी, वो ब्लड में जाएगी, ब्लड वेसल्स में शुगर रहेगी, और अगर ब्लड वेसल्स में शुगर हाई रही तो फिर क्या होगा, डायबिटीज़, और डायबिटीज़ से आपको पता ही है क्या होता है। So this hormone is produced by pancreas and helps in regulating blood sugar levels. If it is not secreted in proper amounts, the sugar level in blood rises, causing many harmful effects. इसको डिटेल में अभी आपको नहीं बताया गया। सो ये था आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर, बहुत ही ईजी था और अपन ने चुटकियों में इसको निपटा दिया है। अब आगे भी और भी वीडियोज़ आती रहेंगी और आपका बोर्ड एग्जाम में साइंस में तो कोई नंबर कटने वाला है नहीं, बस इसको सीरियसली पढ़ना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।